गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो जैसा कि शेड्यूल आपके पास है, आपको मालूम है कि आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CDS, SSC एंड सो ऑन। तो बच्चे, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बहुत सारे बच्चों की क्या राय है, तो जिनको मैथमेटिक्स कम समझ आता है, जो लोग समझते हैं उन्हें मैथ्स आता ही नहीं है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई उनका बेसिक सुधार दे, उन्हें कोई बढ़िया से पढ़ा दे। तो उस बढ़िया से कंसेप्ट के लिए बढ़िया सा बेसिक होना बहुत जरूरी है। जिनका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है उन्हें ट्रिगोनोमेट्री मतलब आगे जाकर हायर लेवल तक पढ़ने में भी मजा आता है। तो हम जिन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं आज की बेसिक क्लास में, सबसे पहले उनकी जिनको लगता है कि उन्हें कोई ट्रिगोनोमेट्री नहीं सिखा सकता है, और ये भ्रम तो हमें आज खत्म करना है। तो बेसिक क्लासिक्स से आप कितना सीख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, आज शुरू करते हैं। तो मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप में से ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्हें ट्रिगोनोमेट्री की ABCD भी नहीं पता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की ABCD भी नहीं मालूम है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी कि मैं उन बच्चों की ये गलतफहमी दूर कर दूं कि ट्रिगोनोमेट्री उन्हें कभी नहीं आ सकती, जो बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ पाते कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाना है। तो कहां से समझें इस चीज को, कैसे समझें? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मैं कहूं मेरे घर में 3 लोग हैं, एक मेरा बेटा स्पर्श, एक मेरी वाइफ इंदु और एक मैं दलीप। हम 3 लोगों को लेकर एक जनरल सी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि ये 3 लोग, जिसमें एक दलीप है, एक इंदु है और एक स्पर्श है। अगर मैं यही तीनों नाम अलग अलग तरीके से ऑर्डर में लिखना चाहूं तो कितने तरीके से मैं इसको इसी सीक्वेंस में लिख पाऊंगा। तो यहां से मैं ट्रिगोनोमेट्री को कैसे जोड़ूंगा ये आप देखना। दलीप अगर यहीं रह जाए तो आप स्पर्श और इंदु को इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं उन बच्चों से माफी चाहूंगा आज जिनको ट्रिगोनोमेट्री पहले से अच्छे समझ आती है। यहां मैं उन सब बच्चों को जोड़ना चाहता हूं जिनको हर बात का रीजन जानना है कि सर ऐसा क्यों होता है, हम इसे क्यों याद करें, क्यों रटना पड़ रहा है, वो हर बात बताना चाहता हूं। अब हम कहें कि भाई इससे ज्यादा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है अगर दलीप को यहां रखना है तो फिर अगर हम इंदु को यहां रख लें तो यहां दलीप आ सकता है और यहां स्पर्श। इंदु यहीं रह जाए और स्पर्श यहां आ जाए तो दलीप यहां जा सकता है। क्या और कोई भी प्रोबेबिलिटी है? यस। अगर हम स्पर्श को यहां कर लें तो यहां दलीप और इंदु दिखाई देंगे। स्पर्श की एक और सिचुएशन हो सकती है जब इंदु साथ में हो और दलीप थोड़ा सा दूर। अब इसके अलावा और कोई तरीका है या मैं कोई और ऑर्डर लिख सकता हूं जिससे ये प्रॉब्लम कोई नई तरीके से दिखाई दे, मतलब कोई और अरेंजमेंट दिखाई दे? नहीं, इससे ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ठीक, ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 3 लोगों को अगर हम एक बेंच पर फोटो खिंचवाने के लिए बिठाएं तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं? तो ये आंसर है हमारा 6 तरीके से बिठा सकते हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, किस टॉपिक से इसका संबंध है, अभी फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। तो यहां पर 3 लोग कौन कौन है, तो हम इसे जोड़ते हैं अपनी ज्योमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसके अंदर इसी तरीके से 3 लोग अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे बड़ा हूं मैं, और बड़े का नाम इस राइट एंगल ट्राइंगल में है हाइपोटेन्यूस। राइट, फिर बाकी के 2 लोगों में एक है मेरी वाइफ और एक है मेरा बेटा, यानी कि ये है मेरा बेस और इस बेस पे ये मेरा बच्चा परपेंडिकुलर। तो इन 3 लोगों को अगर मैं इस तरीके से अरेंज करना चाहूं जिनके फैमिली के नाम
दलीप इंदु स्पर्श ना होकर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हैं, तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं इन्हें 6 तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ और देखना चाहें तो पता लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हुए, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हुए और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हुए। मतलब जब ऑब्जर्वेशन दलीप कर रहा था तो इनको ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसे ही इंदु और ऐसे ही ये। तो जब हम ऑब्जर्व करने की बात आते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री से अगर कुछ रियल लाइफ से जोड़ना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपकी कैसे कैसे पॉसिबल है। तो यहां हम देखते हैं कि अगर मैं इस सेक्शन को अलग कर दूं, बच्चे मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन बच्चों की मदद कर रहा हूं आज की क्लास में जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा डर लगता रहा है। हाई लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए बहुत हाई लेवल का बेसिक डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से उठाना चाहिए। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं और मैं इसे ट्रिगोनोमेट्री में रेशो का नाम देना शुरू करूं यहां पर, तो यहां भी अगर मैं रेशो बनाना चाहूं तो आपको क्या क्या रेशो दिखाई दे सकते हैं। यहां से मैं एक पोर्शन हटा रहा हूं ताकि आपको मैं जो बॉक्स के अंदर दिखा रहा हूं उसी के बेस पर आपको कुछ समझा सकूं। ठीक, तो समझते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं तो इसका मतलब है I/S और S/I, ये एक सिचुएशन है जो एक दूसरे के रिवर्स है। D/S, S/D, ये एक सिचुएशन है। ऐसे ही D/I और I/D। मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के हिसाब से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा? नेचुरल सी बात है, आप कहेंगे सर सब कुछ तो कट जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट गए तो 1 के बराबर आंसर आएगा। ऐसे ही अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो सर ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी कट गए तो ये भी 1 के बराबर आंसर है। ऐसे ही ये, अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं की, मैंने एक सिंपल सी बात की कि रेसिप्रोकल्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 1 क्यों हो जाता है। ठीक, अब यहां इसी तरह की कुछ सिचुएशंस आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री में इन साइड्स के बेस पे आएगी, ना कि दलीप इंदु और स्पर्श के बेस पे। तो हम जब इसी तरह की 6 आइडेंटिटी बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ऑब्जर्व कहां से करते हैं। एक एंगल यहां पर हमारे पास नाम दे देते हैं, ऑब्जर्विंग एंगल हमारा थीटा है, यानी कि यहां से देखेंगे तो जो एंगल आप यहां देख रहे हैं ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, जिसे हिंदी में न्यून कोण कहते हैं, जिसका अर्थ वह 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक, अगर हम ये कहें कि ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल का जो टोटल होगा वो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो एक एंगल 90 निकल गया तो बाकी के 2 एंगल का टोटल 90 बचेगा। इसलिए अगर इसे आप 90 बोलेंगे तो इस एंगल को आपको 90 माइनस थीटा बोलना पड़ेगा। ठीक, अब यहां समझना है कि परपेंडिकुलर कौन होता है, कैसे पता लगता है कौन परपेंडिकुलर है। अगर इस ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा दें, ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा दें, समझ लीजिए हमने ऐसा घुमा दिया इसे, ये लीजिए, अब आप देख रहे हैं ये छोटा वाला पोर्शन में नीचे ले आया और ये ऊपर चला गया, वो वहां चला गया। तो क्या हुआ, एंगल आपका यहां थीटा है, जो एंगल घुमाया हमने तो यहां थीटा आ गया, यहां आ गया आपका 90 माइनस थीटा और ये आपका 90 डिग्री। ठीक, अभी भी इस एंगल थीटा के सामने जो वैल्यू है वो क्या है, तो जब भी हम इस एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है, डोंट वरी, ये एंगल भी आपका एक्यूट एंगल ही है। यहां आपको ये समझना है कि एंगल ऑपोजिट टू अ साइड, यानी कि इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है। तो जिस समय आप ऑब्जर्विंग पॉइंट थीटा लेके चलेंगे तो थीटा के ठीक सामने वाले को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे और इस स्लांट को आप हाइपोटेनस बोलेंगे और ये जो बेस लाइन है इसे आप बेस बोलेंगे। यानी कि एंगल के साथ राइट एंगल ट्राइंगल में जो 2 साइड्स होती हैं उनमें से कोई भी परपेंडिकुलर नहीं होता। एक होता है बेस लाइन, राइट रॉन्ग, इसे आप इसका बेस बोलेंगे और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमेशा उन दोनों साइड्स के अलावा जो थर्ड साइड होगी वो कहलाएगी। इसलिए 90 माइनस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 2 लाइन है वो इस एंगल से कनेक्टेड है, इसलिए इस 90 माइनस थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी वो उसका बेस नहीं हो सकती,
वो उसका परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर दो तरीके से देखा जा सकता है। इस एंगल से देखोगे तो वो होगा और उस एंगल से देखोगे तो ये होगा। इसी तरीके से बेस भी दो तरीके से देखे जा सकते हैं। इस एंगल का बेस उसके साथ होगा और इस एंगल का बेस इसके साथ होगा। तो जो आपकी एंगल बनाने वाली जो दो रेज हैं, उन दो रेज में कभी भी कोई परपेंडिकुलर नहीं है। राइट और रॉन्ग, खासतौर पे मैं एक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये अच्छे से समझ लेना। तो मैं जब कभी इस ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ूंगा, समझाऊंगा चीजें, तो कभी एंगल थीटा भी यूज हो रहा होगा, कभी 90 माइनस थीटा भी यूज हो रहा होगा। तो आपने समझना है कि उस समय कौन किसको क्या कहेंगे। तो हम थीटा के बेस पर एक रेशो बनाना चाहें, किसका, तो आपको स्कूल ले चलते हैं वापस। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके की कुछ शॉर्ट ट्रिक याद करते थे, जिसमें आपको पहला रेशो मिलता था P/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले पढ़ा हुआ है। अब सोना चांदी तोले में हमने नामकरण करना है इन रेशो का। तो पहला रेशो हमारा हो गया ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो ये P/H का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की ऑब्जर्वेशन में अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को एक रेशो बोलोगे तो सिर्फ थीटा से काम नहीं चलेगा, इसे आपको बोलना पड़ेगा एक नाम साइन थीटा। दूसरा रेशो आपको यहीं से मिलेगा, दैट इज B/H। तो जब आप B/H पे आएंगे तो ये इसके सिमिलर नहीं है, इसलिए कोई और नाम होगा, दैट इज कॉस थीटा। T मतलब 10, यहां से आप देखेंगे तो तीसरा आपको रेशो मिलेगा, दैट इज P/B, इसे आप बोलेंगे tan थीटा। अब जैसा कि यहां पे रिवर्स सिचुएशन थी, तो इसका रिवर्स यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो H/P होगा, ठीक है। इसे आप साइन कॉस टेन में से कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इन सबसे डिफरेंट है। तो साइन के रिवर्स को हम बोलते हैं जैसे कॉसेक थीटा, जैसे बोलते हैं ना पाप पुण्य, ऊपर नीचे, पतला मोटा, लंबा छोटा, इस तरीके से इनके भी नाम है साइन कॉसेक। कॉस का रिवर्स क्या होगा, जो नाम होगा वो सेक होगा। तो इसका रिवर्स क्या हो गया, H/B हो गया। 10 का क्या होगा, कॉट। आगे जाके धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ऐसा क्यों नाम है, क्या नाम है, छोड़ देते हैं अभी, फिलहाल बेसिक। P/B का उल्टा हो जाएगा B/P। तो ये जब आपको ट्रिग्नोमेट्री तंग करने लगती है तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि आपको समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, हम अगर ये कहें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक रेशो है और उसकी वैल्यू 3/5 है, तो इसका मतलब है आपको परपेंडिकुलर 3 दिया जा रहा है और हाइपोटेनस 5 दिया जा रहा है। थोड़ा सा मैथ्स को टफ और आपके रीजनिंग पावर को बढ़ाने के लिए P/H ना देकर यह कहा जाता है कि साइन की अपनी कोई वैल्यू है। तो वहां आपको अपना दिमाग लगाना है कि जो भी वैल्यू है उसमें एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस है। फिर यहां पर ये थीटा क्या है, ये थीटा ऑब्जर्विंग पॉइंट है, यानी कि एक एक्यूट एंगल है फिलहाल, जो राइट एंगल ट्राइंगल में जहां हम लगाएंगे इसको, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और दो साइड्स जो होंगी उसे बेस और हाइपोटेनस। थोड़ा सा बेसिक बनाने दो मुझे, ताकि उन बच्चों की शिकायत दूर कर सकूं जो कहते हैं कि हमें कोई गणित नहीं सिखा पाया। तो आज मैं 2 घंटे की क्लास के अंदर आपको कितनी जल्दी कहां पहुंचा दूंगा ये आपको समझ अभी आने लगेगा। इन बातों को समझने के बाद अगर इन बातों से इन्हें रिलेट किया जाए जो मैंने यहां दिखाई इस सेंस में, तो क्या दिखाई देगा, मतलब रेसिप्रोकल्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर 1 आ जाता है, ऐसा ही ना। तो अगर मैं इस बात को समझाऊं आपको तो क्या समझना होगा, थोड़ा सा मेरे साथ काम तो करो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको मजा आ रहा होगा ये सुनकर कि चलो किसी ने बेस इस तरीके से भी बताया, वरना अब तक तो आइडेंटिटीज फार्मूला सब चले आते। तो ये दलीप इंदु इंदु को मैंने यहां से हटा दिया। अब हम काम की बात करते हैं जो हम कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। अब है तो ये फंक्शन, लेकिन इस फंक्शन में कभी आप पढ़ेंगे आइडेंटिटी तो कभी रेशो। तो साहब आज साहब रेशो की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बाद में बात कर लेंगे। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशो की बात करते हैं
तो ये कहीं ना कहीं रेशो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए कि जो पहली कंडीशन है जिसमें आप देख रहे हैं P अपॉन H है और फिर H अपॉन P है, यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डैम श्योर आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू 1। क्या आप P अपॉन H और H अपॉन P को काट के आराम से 1 समझते हैं? हाँ, तो समझो ना कि P अपॉन H का नाम क्या था? साइन थीटा। तो दैट मीन्स यहां आप इसे कह सकते हैं कि आपने मल्टीप्लाई सही मायने में साइन थीटा को कॉसेक थीटा से किया है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में जब ये कहा जाता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई होने पे 1 हो जाते हैं, तो उसका अर्थ आपको यहां से समझ आ जाता है। अब जब आपको ये बात समझ आती है कि साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा 1 है, तो आप साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, तो ऐसे ही बोलोगे जैसे अलजेब्रा में एक्स वाई 1 के बराबर है तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई के या y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, इसमें तो सब को सब एक अलजेब्रिक फॉर्म में आपको एक सोल्यूशन दे रहे हैं कि साइन को 1 अपॉन कॉसेक इस इक्वेशन की वजह से लिख सकते हैं, और ये इक्वेशन किसी रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन के 1 की वजह से। तो जब ये पहला कंडीशन आपको समझ आता है तो दूसरा कंडीशन भी बन सकता है। क्या? जब आप b अपॉन एच को h अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगा। और ये b अपॉन एच और h अपॉन बी कौन है? कॉस और सेक। मींस आप सही मायने में कॉस थीटा और सेक थीटा के प्रोडक्ट को इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आप बोल पाएंगे इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार आप कहते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर 1 है तो आप ये कहेंगे कि साहब कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर जरूरत पड़ने पे सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। यही आपको धीरे धीरे बेसिक समझ आने लगेंगे और जो चीजें जैसी हैं वो क्यों हैं विद रीजन पता लगेगी, तो आप डैम श्योर ये कहने वाले हो कि कुछ बढ़िया ही होगा। तो हम टेन थीटा और कॉट थीटा की अगर बात करें तो यहां P अपॉन बी जब मल्टीप्लाई होगा B अपॉन P के तो ये प्रोडक्ट भी 1 आएगा, और P अपॉन बी का मतलब टेन थीटा है और दूसरे का कॉट थीटा है। इसलिए आपको जरूरत पड़ने पर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा लिखने में कभी कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। इतनी सी बातें अगर आप समझने लगे हैं तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद आपको जो चीजें हैं वो और बेहतर समझ आएंगी। फटाफट नोट कीजिए। तो सभी को मैं कमेंट्स देख रहा हूं और अच्छा लगेगा, बेसिक समझ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री की जड़ पकड़ पाओगे और आगे आने वाले टाइम में आप कह पाओगे कि आपको किसी ने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करके दिखाया है, वो भी यूट्यूब की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में। चलें आगे समझते हैं कुछ और बातें। यहां तक अगर क्लियर होता है तो कुछ और लेवल पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो जब P अपॉन एच है तो उस समय कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो B अपॉन एच है। इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, हाइपोटेनियस। इसलिए मैं इन दोनों को एक कैटेगरी में रख सकता हूं और बता सकता हूं कि रेशो के साथ आइडेंटिटी कैसे बनने लगती है। कैसे बनाए आइडेंटिटी? ट्रिगोनोमेट्री से या जो हम जानते हैं उससे। हम अगर अपने जानने की बात करें तो बच्चे हम जानते हैं कि हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल था, इसे आप परपेंडिकुलर बोल रहे थे, इसे आप हाइपोटेनस बोल रहे थे और इसे आप बेस बोल रहे थे। मान लेते हैं कि आपका ये ट्राइंगल है ए बी और सी इस तरीके से, या इसे बी लिख लेते हैं, इसे सी लिख। अब सारी बातें बताऊंगा आपको। इस
सिचुएशन को ना देखकर इसको देखें तो हमने पढ़ी है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के, होता है ना, राइट। अब ये बात हमें पता है कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के। ये रेशो नहीं है, ये रेशो है। इन रेशो में नीचे क्या है, एच है। अब यहां पर सबके नीचे एच लाना चाहें तो ये एच स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, सिर्फ एच से नहीं एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो हम जब इस कंडीशन को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्यों सर, बताता हूं अभी आपको। तो राइट हैंड साइड का ये एच स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, और ये जो p अपॉन एच है वो p अपॉन एच का स्क्वायर बन जाएगा, और ये b अपॉन एच का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि बराबर होगा 1 के। अब जरा बताओ मुझे, छोटी सी बात है कि p अपॉन एच का क्या मतलब है सर, वो तो आपने बता ही दिया, यस। तो p अपॉन एच का मतलब है साइन, तो इसका मतलब जब आप इसकी जगह साइन लिखोगे तो ये साइन थीटा का स्क्वायर दिखाई देगा, और जब इस पे आओगे तो दिखेगा कॉस, तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर दिखाई देगा। इसलिए यहां से एक आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, जहां पर थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, राइट, इन अ ट्राइंगल। तो हम जब ये समझते हैं इस स्थिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, तो आप इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। मैं फिर एक बार सॉरी बोलूंगा उन बच्चों को जिनको बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आती है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री आज तक कोई सिखा नहीं पाया। मेरे को थोड़ी सी मेहनत कर लेने दो उन बच्चों को भी अपने साथ लेके चलने की, जो सपना रखते हैं कि उनका सीडीएस का एग्जाम ट्रिग्नोमेट्री की वजह से नहीं हो पा रहा। ये प्रॉब्लम मैं खत्म करना चाहता हूं उन बच्चों की, तो आप साथ देंगे मेरा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब देखिए, एक आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा समझते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फैक्टराइज करके लिखें तो आपके पास वो a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो मैं अगर कहूं कि यहां 1 को मैं स्क्वायर लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, रहेगा तो 1 ही। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखने के लिए कभी कभी आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो, तो आपको परेशान नहीं होना, उनके प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं साइन को ही लेफ्ट में ना रखकर कॉस को लेफ्ट में रखूं तो मैं कहूंगा सर कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिखा जा सकता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर भी हम इसे दो पार्ट्स में इसी आइडेंटिटी के बेस में तोड़ सकते हैं। कैसे, 1 माइनस या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इस बेस पर आप कह सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज अ कॉस स्क्वायर थीटा। तो कन्वर्जन की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस की टर्म में बदलना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर साइन की टर्म में बदलना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट रॉन्ग। तो ये हुई हमारी क्या, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब कितनी आइडेंटिटी बन सकती है ये आपको मैं समझाऊंगा अभी। तो आपको मिली अभी एक आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि आपने डिवाइड किया था एच स्क्वायर से। कितनी आइडेंटिटी बन जाएंगी, 3, अगर आप डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, अगर आप डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से। ये बात मैं अगली शीट पे जाके समझाऊंगा ताकि आपको कभी ये सोचने को ना पड़े कि यार क्यों होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। You have a reason and definitely this reason will help you to understand what you want to learn in trigonometry by Dalip sir. Definitely आपको improvement मिलेगी, आप बहुत खुश होंगे अगर आपको ये बेसिक समझ आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जय हिंद जय हिंद, ठीक है, राम राम, हर्ष त्यागी, आशुतोष, ठीक है। आपस में दोस्तों को तो हाय हेलो कर लो लेकिन ध्यान यही रखना, ठीक, ओके। अब जब ये बात समझ आती है तो फिर हम दोबारा एक और शीट पे चलते हैं अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि सवालों में जब हम घुसे तो बवालों में ना घुसे और हमें पता हो कि यार हमें सब कुछ पता है। यहां फिर वहीं चलते हैं, ए बी
सी। मैंने यहां बोला ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। उसके लिए क्या जरूरी था? उसके लिए जरूरी था कि इस ट्राइंगल में आप ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हैं, यहां से, थीटा। ऐसे ही यहां रखा हमने थीटा। बहुत आगे तक जाएंगे आज की ही क्लास में, सिर्फ 2 घंटे की क्लास में आप वो पुराने सब बेसिक जो रटते थे आप आज क्लियर कर लेंगे और आपको मजा आने वाला है। राइट, हाउ आर यू लाइकिंग दिस क्लास? कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर ऐसा बेस किसी ने नहीं बनाया और जो आज आप बना रहे हैं तो लग रहा है कि ये सब आसान है। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से आपका बेसिक बनाना चाह रहा हूं और बना पा रहा हूं तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखकर मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं थोड़ी सी और पेशेंस के साथ मेहनत करूं और आपको सिखा सकूं। अब आती है बात कि हमने देखा था कि जिनका बेस क्या था, h था। अब इनमें जिनका बेस p है, राइट, वो कौन सा है, h/p और b/p, जो कि कॉसेक और कॉट है। यस और नो? तो हम h/p और b/p, ये हमारे पास था कॉसेक थीटा और ये हमारे पास है कॉट थीटा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अगर इसको आप इससे भाग कर लो या इससे भाग कर लो, आंसर 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा इनसे ज्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक में ऊपर हाइपोटेनियस है, इसलिए ये आंसर 1 से ज्यादा है और यहां पर ये आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम इसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझे तो हमने कहा साहब कि एच स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर किसके होगा, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्योंकि इनका बेस पी है, अगर मैं इस बार पी स्क्वायर से भाग करूं तो मुझे एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर दिखाई देगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर दिखाई देगा और बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कुछ अगर 1 हो सकता है तो वो ये 1 हो जाएगा। एच अपॉन पी का मतलब होगा, इसको होल स्क्वायर में देखें, इसको यहां ले आए, माइनस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर होगा और राइट में रह जाएगा 1। एच अपॉन पी का मतलब है कॉसेक, तो ये हमारा बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये बी अपॉन पी का मतलब है कॉट, तो ये बनेगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज माय डियर अगेन आइडेंटिटी नंबर 2। अब जो सेकेंड आइडेंटिटी है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। यहां पर अगर आप यूं देखना चाहें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो सिचुएशन है, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है बच्चे, उसमें आप कह सकते हैं क्या कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होते हुए देखें तो दैट कैन बी रिटन 1। यहां पर आप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा बोल सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा प्लस की जगह माइनस कॉट थीटा के बारे में अगर बात करना चाहें तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बोल सकते हैं। यही साथ के साथ अगर हम यहां से थोड़ा और देखें इसे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को अकेले को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, देखो ये वहां चला जाएगा। या फिर कॉट स्क्वायर थीटा को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसे वहां ले जाए, 1 यहाँ ले जाए तो क्या होगा, दैट टाइम द कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये सिचुएशन भी आपके सामने आपको इस तरीके से लिखने के लिए कह सकती है कि आप कॉसेक थीटा +1 या फिर कॉसेक थीटा -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। या फिर ये दोनों को डायरेक्ट आप cos स्क्वायर थीटा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हुई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी जिसका संबंध बेस में परपेंडिकुलर होने की वजह से था, इसीलिए ऐसी आइडेंटिटी है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा करने लगते हैं। समझना सिर्फ ये है कि cosec की वैल्यू cot से ज्यादा है, डैम श्योर। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर ही बेस को डिवाइड कर रहा है, तो बेस की वैल्यू कभी हाइपोटेनियस से ज्यादा हो नहीं सकती, इसलिए जो भी डिफरेंस आएगा उसमें cosec की वैल्यू cot से ज्यादा ही आएगी, इसलिए ज्यादा में से ही आप घटाएंगे ना कि कम में से। तो मान के चलिए cosec की वैल्यू cot से ज्यादा, तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी cot स्क्वायर थीटा से ज्यादा ही होगी, इसलिए ज्यादा में से कम को घटाते हुए cosec को बड़ा समझे और cot को कंपैरेटिवली छोटा, तो याद रह जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हुई आपकी सेकंड आइडेंटिटी। फिर आएंगे अभी हम थर्ड आइडेंटिटी पे। बहुत सारी बातें आपको समझानी है, मैंने धीरे धीरे करके सब चला आएगा। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंदु दलीप और स्पर्श की, कब वहां से निकल के ट्रिग्नोमेट्री में आ गए और कब इससे आगे पहुंच जाएंगे, देखते जाइए। आज की क्लास में सवालों की नहीं, सिर्फ सवालों में जो चीजें इस्तेमाल होनी है उसके बेसिक्स की है। ये वो बेसिक्स हैं जो आमतौर पर कभी नहीं सीखने को मिलते, लिखवा दिया जाता है, याद कर लो, ऐसा ही होता है। कैसा होता है, क्यों होता है, एक बार मेरे संग पढ़ के तो देखो। 2 घंटे की क्लास के बाद आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री आज ही आ गई लग रहा है। तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं। मैं इसके बाद थर्ड सिचुएशन में अगर आपसे कहूं तो बचा क्या, जो बचा कुचा है उसको यूज कर लेते हैं। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। यहां पर एक मिलेगा आपको सेक जिसकी वैल्यू h अपॉन v होती है, और एक मिलेगा आपको 10 जिसकी वैल्यू p अपॉन b होती है। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है, तो हमने h से भाग कर लिया, p से कर लिया, अब b से कर लेते हैं। जब b से भाग करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमें ऐसा करने से थर्ड आइडेंटिटी खुद ब खुद मिलने लग जाएगी। ओके, तो हम चलते हैं, इसे डिवाइड करते हैं अब की बार किससे, बी स्क्वायर से। तो हमें फिर मिलेगा एक बार दोबारा 1। यहां h अपॉन बी को लिख सकते हैं h अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये यहां ले आते हैं तो p अपॉन बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज 1। h अपॉन बी का मतलब है सेक, तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और इसका मतलब है p अपॉन बी मतलब 10, तो ये बन गया आपका 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब हम इस सिचुएशन में आइडेंटिटी देखना चाहें, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप कह सकते हैं कि इसे ऐसा लिखा जा सकता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये यहां जाएगा यहां जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर हम यहां से आए और बोलें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू को 10 की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। या फिर 10 की वैल्यू की बात करें तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये 1 यहां और वो वहां चला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। यहां भी वही आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, इसलिए सेक थीटा माइनस 1 या प्लस 1 पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास इस तरीके से इसके रिलेशन बनते हैं। ठीक, इसे भी नोट कीजिए। तो यू गॉट द थर्ड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। रिमझिम बारिश हो रही है, यहाँ फार्मूलों की भी हो रही है, उसकी तरफ भी ध्यान दो।
तो दिस बिकम्स sec square theta minus tan square theta is equal to 1 and this is the third identity. अब जरा समझ लो, तीन आइडेंटिटीज 1 की बात करते हुए मैंने आपको बताई और तीन वो कंडीशन बताई जहां पे रेसिप्रोकल टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 1 रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगले पेज पे समझते हैं हमने अभी तक क्या सीखा, कितनी बातें हमें लॉजिकली पता लगी। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलूंगा। बढ़िया है। नेक्स्ट, अभी तक आप समझ पाए कि साइन थीटा को यदि कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है, कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है, टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है, साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया जाए तो 1 आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा में से यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कॉट स्क्वायर थीटा को तो 1 आता है, सेक स्क्वायर थीटा में से यदि टेन स्क्वायर थीटा को माइनस कर दिया जाए तो 1 आता है। तो 1 की ये सिचुएशंस आपको कोई रेक्टिफिकेशन से नहीं मिली है, लॉजिकली एक एक रीजन के साथ समझ आई होगी। बट ट्रिग्नोमेट्री के सवालों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बेसिक्स पर पहले से ही काम कर लेना जरूरी है, ताकि जब हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करने लगे तो हमें समझ आना चाहिए। देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि साइन थीटा बराबर है P अपॉन एच के और कॉस थीटा बराबर है B अपॉन एच के। जैसा कि इन दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो हम अगर P अपॉन एच को डिवाइड कर दें B अपॉन एच से, तो हमारे h की वैल्यू h से कैंसिल होने के बाद कोई ना कोई सिचुएशन जरूर मिलेगी जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 में से कोई एक रेशो को पैदा कर देगी। यदि हम P अपॉन B को ढूंढें तो हम पाएंगे कि सर P अपॉन B का तो मतलब था टेन थीटा, यानी कि जब साइन को कॉस से भाग कर दें, यानी कि h से h कट जाए, तो हमारे पास टेन थीटा आ सकता है। यस और नो? तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास साइन थीटा है और ये हमारे पास कॉस थीटा है। तो साइन और कॉस डिवाइड हुए सही मायने में, तो एक P अपॉन बी की सिचुएशन आई जिसे हम बोलते हैं टेन थीटा। तो यहां इन चीजों को छुपाकर, मतलब हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर के फंक्शन को छुपाकर जब ये कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, तो उसका रीजन ये होता है। राइट? अब समझो, जब हम इस आइडेंटिटी को यहां पे इस्तेमाल करें, क्या कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर 1 के बराबर होता है तो रीजन पता लगी क्या होगा। अब टेन थीटा की वैल्यू अगर आप यहां पुट कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है इंटू कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा वहां चला जाएगा और साइन थीटा यहां। इसलिए याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जहां टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, वहीं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन होता है, जो इसका उल्टा है, क्योंकि ये भी तो इसका उल्टा ही है। टेन और कॉट भी तो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं। इसलिए आप कहेंगे कि टेन थीटा क्यों लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा हम क्यों लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात भी आपको लॉजिकली समझ
आ गई होगी। सवालों में चलेंगे, अभी रुक जाओ, बेसिक्स और बना लेने दो। कैसे लग रहे हैं आपके जो बेसिक हैं, जिसे मैं बिल्कुल बेस से उठा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमने बहुत लोगों से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, समझी, जानते हैं, लेकिन बेसिक्स ऐसे बने ऐसा नहीं हो पाया। अगर हो पाया तो वो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते होंगे आपको, ये मानते हुए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। किस लेवल तक हमने पहुंचना है सब दिखाने वालों में आपको। जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपसे एक बात की कि साहब ये 90 माइनस थीटा और थीटा ये दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। ये दोनों एंगल जरूरी नहीं है कि बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसा कि मैंने इसे थोड़ा छोटा इसे बड़ा बनाया तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल बराबर भी नहीं है। बड़े के सामने बड़ा कोण है और छोटे के सामने छोटा। इस बात को समझ लीजिए। अब जब मैं आपके पास कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन थीटा से करोगे और 90 माइनस थीटा से करोगे तो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स आने लगेंगे। ये बात अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसमें आपको थीटा और 90 माइनस थीटा के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे, ताकि जब मैं सवालों में इस्तेमाल करूं तो आप बढ़िया से समझेंगे, और अगर आज नहीं समझाया तो रोने लगेंगे। अब लॉजिक समझाते हैं आपको कि अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये एक सी है, तो जब हम ट्राइंगल के वर्टेक्स को लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स देखते हैं, और जब मेजरमेंट पे आते हैं तो स्मॉल लेटर की बात करते हैं। तो ये हमारा ए के सामने ए हो गया, ये बी के सामने बी हो गया, और ये सी के सामने सी हो गया। सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विच इज हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब पाइथागोरस वगैरह की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी का काम हम कर चुके। अब ऑब्जर्वेशन का जरूरत है। अगर आप इस एंगल को थीटा बोलते हैं और इसको 90 माइनस थीटा बोलते हैं, तो हम साइन की दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक थीटा के बेस पर और एक 90 माइनस थीटा के बेस पर। मतलब मैं आपको ऑब्जर्विंग पॉइंट बता रहा हूं, दो अलग अलग एंगल। तो साइन की पहली वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे साइन थीटा पे, तो वो होगा परपेंडिकुलर, यानी कि बी अपॉन सी। और 90 माइनस थीटा पे आओगे तो वो होगा ए अपॉन सी। क्या मतलब सर? अच्छा, आराम समझे। एक जगह आप लिख रहे हो साइन थीटा और एक जगह आप लिख रहे हो साइन 90 माइनस थीटा। बच्चे साइन का मतलब समझ आना चाहिए। दोनों सूरतों में साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये साइन की स्थिति है। ठीक है, अब 90 डिग्री तो यहां पर है, बाकी दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा है। मैंने अभी आपको बताया कि परपेंडिकुलर जो होता है वो उस एंगल के ठीक सामने होता है, यानी कि थीटा के बिल्कुल सामने क्या है, उसका परपेंडिकुलर यानी कि बी। हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो तो है ही। फिर जब आप साइन 90 माइनस थीटा पे आते हो तो परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 माइनस थीटा के सामने आ जाता है ए, और सी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि बी अपॉन सी और ए अपॉन सी की ऑब्जर्वेशन है क्या। एक बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साइन थीटा को और एक बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा को। दोनों सूरतों में नीचे हाइपोटेन्यूस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली वैल्यू में परपेंडिकुलर उनके ऑब्जर्विंग पॉइंट से चेंज हो रहे हैं। दूसरी बात आती है कॉस थीटा की। कॉस की वैल्यू अगर थीटा के बेस पे कैलकुलेट किया जाए तो कॉस क्या होता है आपको पता है? कॉस क्या है? कॉस बेसिकली आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक सिचुएशन है ना। अब बेस बेस का होता है एंगल के साथ में होता है, तो जब आप थीटा की बात करेंगे तो बेस उसके साथ में मिलेगा ए, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू सी। जब आप 90 माइनस थीटा पे आओगे तो बेस कहां मिलेगा? बेस मिलेगा उसके साथ में, यानी कि बी, और हाइपोटेनियस सी। अब इतनी सी बात को जरा समझने की कोशिश करो, बाकी मैं आपको खुद ब खुद सिखा दूंगा। क्या आपको लग रहा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ रही है, सेम आ रही है? यस। क्या आपको लग रहा है ये वैल्यू इस वैल्यू के सेम आ रही है? यस। तो आप इसे ऐसे देख रहे होंगे, है ना, और इसे ऐसे देख रहे होंगे यहां से। तो क्या देख रहे हो? साइन थीटा की वैल्यू जो भी आ रही है वो कॉस के थीटा की वैल्यू नहीं है, वो कॉस के 90 माइनस थीटा की वैल्यू है।
इसलिए दोनों बराबर हो गए। इसीलिए कहा जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या अगर आप इस वैल्यू को इससे रिलेट करो तो ये साइन 90 माइनस थीटा है जबकि ये कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू को अगर हम कहें तो क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू किससे मैच कर रही है, कॉस थीटा की ये वैल्यू मैच कर रही है इससे, जो कि साइन के सामने अगर देखा जाए तो पता लगता है कि वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है। यस, तो दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो आप कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को अगर आप कभी लिखना चाहें तो कॉस थीटा लिख लीजिए, और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू को अगर आप लिखना चाहें तो साइन थीटा लिख लीजिए। ये बात समझ आ गई होगी, अच्छे से आ गई। अब मुझे बताओ कि जो साइन का रिवर्स था, उल्टा था, वो क्या था। साइन का उल्टा था कॉसेक। क्या था, कॉसेक। अगर हम साइन की जगह पर यहां कॉसेक लिखेंगे तो हमें कॉस का भी उल्टा लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स सेक। तो इस बात को मैं आपको ऐसे ही याद करा रहा हूं कि ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे, तो बस इतना सा याद करना है आपको। साइन इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर आती है। अभी आगे चलेंगे। जब आप कॉस का उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेक। तो यहां जब साइन का उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉसेक। टोटल मेंबर कितने थे मेरे परिवार में, 3, और रेशो कितने बने थे, 6। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के इस परिवार में कितने लोग हैं, 3। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तो रेशो कितने बने थे, 6। हमने कितने रेशो यूज कर लिए, 1 2 3 4, बचा कौन, 10। जो बचा है वो 10 बचा है, तो यहां पे आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। 10 के साथ कौन बचा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। इस तरीके से जब हम ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा और आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें ये कुछ और बातें भी याद रखनी पड़ती है सवालों के जवाब देने के लिए। तो सवाल कैसे होंगे ये जवाब हम बाद में देंगे। मैंने 10 क्लास पैरेलली लाइन में लगा रखी हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी सिखाने के लिए। 10 क्लास मतलब 2 घंटे की क्लास लिया करूंगा। 2 घंटे की क्लास के बाद अब आपको पता लगेगा कि मात्र 5 क्लास लेने के बाद ही आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री आने तो दो, 1 तारीख को देख लेंगे, राइट और रॉन्ग। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग करने के लिए अब जो आपने सीखा है वो क्या है। अब आपने जो सीखा है वो ये है कि आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस का उल्टा सेक थीटा। यहां कॉस का उल्टा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब आप बताओ, साइन का उल्टा कॉसेक। बच कौन गया, 10। तो 10 90 माइनस थीटा किसके साथ जाएगा, कॉट थीटा के, और कॉट 90 माइनस थीटा किसके संग जाएगा, टेन थीटा के। तो अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं ये पढ़ चुके हैं आप, मैं साथ के साथ रिवाइज करा रहा हूं, और पढ़ चुके हैं आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, cos theta into sec theta is equal to 1, tan theta into cot theta is equal to 1, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1। थोड़ी देर पहले, बस अब से सिर्फ 50 मिनट पहले की बारे में सोचो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये मानकर कि कुछ नहीं पता था, और अब तक विद रीजन इतनी सारी बातें आपको पता लग चुकी हैं। इसे नोट कर लीजिए।
देखिए, अगर आप क्लास की बजाय आपस में कमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो लाभ यहाँ से आपको होना है वो नहीं हो पाता है। और यकीन मानो, मैं अपने उस ड्राइवर को याद करता हूँ जो अक्सर मुझे बताता था कि सर, काश अगर हमने वक्त पे पढ़ लिख कर कुछ कर लिया होता तो आज हम ड्राइवर की जगह नहीं, बॉस की जगह बैठे होते। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अपना वक्त बनाने का समय है आपका, इसको बनाएं। वरना गाड़ी तो आप चलाएंगे, बट फॉर्म क्या होगी ये आप देखेंगे। ड्राइवर तब तक ड्राइवर होता है जब तक उस गाड़ी का मालिक नहीं होता, लेकिन जब वो मालिक हो जाता है ना, तो वो ड्राइवर उस सक्सेस का होता है जिसकी गाड़ी उसने चलाना टाइम से शुरू कर दी थी। इसलिए अगर आप सही मायने में गाड़ी के ड्राइवर बनने की बजाय अपनी सक्सेस के ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आज कंसंट्रेट कीजिए, वरना कल जब ये वक्त निकल जाएगा तो बहुत सारी सी गाड़ियां आपके आगे से निकलेगी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज एंड एटसेट्रा, देखते रह जाओगे। इसलिए थोड़ा सा काम कर लो, फिर लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इससे आगे और क्या सीखना है। देखिए, ये जो मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, इसको आप ध्यान से देखिए। अभी तक हम इसे थीटा लिख रहे थे। भाई, थीटा क्या है? आप जब ज्योमेट्री पढ़ते थे तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इसकी तो कई वैल्यू हो सकती हैं। 0 के बाद 90 से पहले कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो उन कोई भी वैल्यू में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री तो ट्राइंगल में दिखाई नहीं सकते, फिर क्या होगा? इसलिए पहले हम अपना मनोबल नहीं गिराएंगे। 0 डिग्री की बात अभी नहीं करेंगे, 90 डिग्री की बात भी अभी नहीं करेंगे। पहले बात करते हैं इन डिग्रीज की जो बीच में आपको दिखाई दे रही है। क्या हम इन डिग्रीज के बेस पर कुछ वैल्यूज में देख सकते हैं कि कब कहां क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके बिल्कुल बीच में, राइट, मतलब 45 डिग्री पर। तो जैसे ही आप 45 डिग्री पर आओगे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं एक ज्योमेट्री के हिसाब से एंगल है जिसको ट्रिगोनोमेट्री में रिलेट करना है, तो एक एंगल 45 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल में बनाते ही क्या हो जाएगा? When you will draw this triangle, you will feel that if one angle is of 45 degree in a right angle triangle where another angle is by default 90, so this is the remaining third angle that must be 45. यहां से आपको ज्योमेट्री की वो बात याद आ जानी चाहिए, the sides opposite to equal angles are equal, यानी कि किसी त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख अगर कोई भुजा होंगी तो जैसे कोण समान है वैसे ही भुजाएं भी समान होंगी। इसलिए अगर थोड़ी देर के लिए इस साइड को x बोला जाए तो इसे भी x बोलेंगे, तो फिर इसे क्या बोलें? अगर x नहीं बोलना चाहते, अगर इसे a बोलोगे और इसे भी a बोलोगे तो ये पाइथागोरस से a√2 निकल के आएगा। ठीक, अब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री के एंगल के साथ अगर ऑब्जर्वेशन करना शुरू करें तो कब कितने डिग्री पर कौन सी वैल्यू नजर आएगी। फिलहाल इसके अंदर 45 डिग्री के अलावा और कोई एंगल मेरे पास है नहीं, 90 तो बाय डिफॉल्ट राइट एंगल में है ही। तो मैं 45 डिग्री पर अगर वैल्यूज कैलकुलेट करना शुरू करूं, किसकी? कभी साइन 45 की बात करूं, कॉस 45 की बात करूं, टेन 45 डिग्री की बात करूं, कॉसेक 45 डिग्री की बात करूं, सेक 45 डिग्री की बात करूं और कॉट 45 डिग्री की बात करूं, तो मेरे साइन मुझे कहते हैं सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इस्तेमाल कर लेना, सर बेस अपॉन हाइपोटेनस यूज कर लेना, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस से काम निकाल लेना, सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सर बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही तो होते हैं कौन? कॉट, सेक, कॉसेक, टेन, कॉस, साइन, आज जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से। तो सर 45 डिग्री पर कौन से वाले, इसको यूज करो या उसको यूज करो, क्योंकि इसके अपोजिट परपेंडिकुलर भी ए ही दिख रहा है और इसके अपोजिट भी ए दिख रहा है, इसलिए 45 डिग्री पे यहाँ कोई दिक्कत आ ही नहीं रही।
तो अगर हम कहें सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा ले, चलो अगर इसको ही मान लें, इसी पे बेस पे काम करें, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू a है और हाइपोटेनस की वैल्यू a√2 है। तो क्या a और a√2 मुझे कैंसिल करके 1/√2 देते हैं? हाँ, तो याद रखिए कि sin 45 डिग्री की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में 1/√2 होती है, क्योंकि ये वैल्यू तो कट जाएगी। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या ये वैल्यू 1/√2 होती है? यस। P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि A अपॉन A, तो ये वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि 1/1 है ना। यहां से इसका उल्टा कर लो, तो a√2 अपॉन a, तो बना क्या? √2, कैंसिल हो गया ना। यहां से इसे उल्टा कर लो, a√2 अपॉन a, क्या बना सर? √2। मैंने बोला था ना कॉसेक की वैल्यू जो होती है 1 से ज्यादा होती है, आ रही है ना √2, 1.14414 है ना। तो ये क्या हुआ? इसका उल्टा कर लो, a अपॉन a, दैट इज अगेन 1। तो अब आपने और क्या सीख लिया कि 45 डिग्री पर जो वैल्यू हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की देखते आए हैं, उसका रीजन हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री को रिलेट करके हम एंगल के बेस पर ऑब्जर्व करके वैल्यूज बता रहे हैं कि साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे कॉस की, टेन की, कॉसेक की, वगैरह वगैरह की क्या वैल्यू होती है। समझ आ रहा है? इसको भी नोट करो। बढ़िया। जय हिंद इंडियन, वेरी गुड। जो बातें आपको याद है ना, मैं उससे भी खुश हूं, राइट। बट मुझे उन बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना है, बच्चे जो कहते हैं कि मुझे कोई नहीं सिखा पाया। ठीक, एक बच्चा है जाट, क्या लिख रहा है बेटा? आल्टो भी निकल जाएंगे। अच्छा, ये कह रहा है ऑल्टो पे निकल जाएंगे, फिर मर्सिडीज वर्सिडीज नहीं मिलने वाली। यहां तक समझ आया। अब बताता हूँ 60 डिग्री पे काम कैसे करते हैं। जब 60 डिग्री की बात करूंगा तो अगले पेज पे जाऊंगा। इतने प्यार से पढ़ाने दो मुझे कि आप कभी ये कह ही नहीं पाओ यार कोई बताता ही नहीं था। 60 डिग्री का एंगल कहाँ देखा आपने ज्योमेट्री में? मेंसुरेशन पढ़ी थी ना पीछे मेरे से आपने। यहां आपके पास एंगल 60 डिग्री का है। क्यों है सर? अरे भाई सारी साइड्स बराबर है ना, तो सारे एंगल बराबर होंगे। ये भी 60 है और ये भी 60 है। मैं क्या कर रहा हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए थोड़ी सी मेहनत कर। ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। अब जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। हालांकि ये इस पूरे के बराबर है, जबकि ये वाला पोर्शन इसके हाफ के बराबर है, राइट रॉन्ग? तो हम अगर ये कहें कि सर ये अगर 2 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट होगा, तो क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, यही है ना, इसको अगर आप 2 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे और ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा, तो इन दोनों से काम तो नहीं चलेगा, तो पाइथागोरस तो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये आंसर आ गया √3। मीन्स ये मेजरमेंट आपकी 60 डिग्री के सामने √3 रहेगी। ठीक, अब 60 डिग्री के बेस पर अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं तो साइन 60, कॉस 60। बहुत सारे बच्चे बोर हो सकते हैं क्योंकि उन्हें ये सब चीजें याद हो गई हैं, बड़ी मुश्किल से याद हुई हैं, रट्टाफिकेशन किया था। आज पता लग रहा है कि रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है। मैं स्कूल वाली टेक्निक भी बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अब मुझे बताओ, साइन होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो 60 डिग्री पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? √3। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 2। कॉस यानी कि बेस मतलब 1 अपॉन बेस अपॉन क्या? हाइपोटेनस। ठीक कह रहा हूं मैं? साइन 60 की वैल्यू ये है, तो कॉस 60 की वैल्यू की आधार बटा में कर्ण 1/2। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर 60 डिग्री का कौन है? √3। बेस क्या है? 1। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? जो इसका उल्टा है, h/p, दैट मीन्स 2/√3। इसका उल्टा क्या होगा? h/b, यानी कि 2/1 अर्थात 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? b/p, इसका मतलब होगा 1/√3। तो इस तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट में 60 डिग्री पर क्या वैल्यूज होती हैं, ये है इसका रीजन। यही इसी रीजन में हम साथ के साथ पता करना चाहें तो क्या पता कर सकते हैं? 30 डिग्री की वैल्यूज, क्योंकि इस समय 30 डिग्री यहां होगा और उसका परपेंडिकुलर यहां मिलेगा, बेस यहां मिलेगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये तो हाइपोटेनस है ही। तो जब हम यहां पर साइन 30 डिग्री पर पहुंचेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के हिसाब से परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 2, तो यही वैल्यू 1/2 हो जाएगी। फिर जब हम cos 30 डिग्री पे पहुंचेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 30 डिग्री का बेस क्या होगा? √3/2। जब आप 30 डिग्री पे पहुंचेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर दिस, और बेस इज दिस। समझ आ रही बात? जब आप कॉसेक 30 डिग्री पर पहुंचेंगे तो साइन का उल्टा, यानी कि 2/1, दैट मीन्स 2। कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक होगा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कॉस के जस्ट उल्टे, यानी कि 2/√3 होगा। और फिर आप कॉट की बात करेंगे तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू इसका उल्टा, दैट मीन्स √3। यहां जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की 45, 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज आ गई। हालांकि आपने जिस तरीके से टेबल फॉर्म करना सीखा था स्कूल टाइम में, वो भी मैं आपको अभी कराने वाला हूं, इससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। नोट कीजिए पहले। अभी तो 1 घंटा हुआ है, सोचो ट्रिग्नोमेट्री की इतनी सारी बातें पता लग गई आपको। सिर्फ एक क्लास बेसिक है, इसमें सीखने के लिए करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही क्वेश्चन सीखने। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो। जिसने आज की 2 घंटे की क्लास अटेंड करके बेसिक पढ़ लिया, उसको ट्रिग्नोमेट्री में हर बात का मतलब पता होगा, वजह पता होगी, इस्तेमाल करना आ जाएगा। बेफिक्र होके पढ़े। बहुत बढ़िया बेटा, इंडियन, शाबाश। लाल बटा कक्का से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाल बटा कक्का मतलब लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। इस तरीके से लाल मतलब ला मतलब लंब, अ मतलब आधार, और फिर ला मतलब लंब। लंब आधार लंब के आधार पर हम उसे समझते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्या होना है? चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। यहां मैं आपको थोड़ी सी टेबल याद कराता हूं जो आपके पास थी, जिसके बेस पे आप पढ़ते आए हैं। मान के चलो कि आपको 10th क्लास का बेसिक किसी ने नहीं पढ़ाया था और मेरे से आज मुलाकात हो गई, और अंदर से ऐसा फील हो रहा है काश सर स्कूल टाइम में मिल जाते, मजा आ जाता। ऐसा फील करो। यहां हम लिख लेते हैं जी 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री,
फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। यहां आप लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब साइन की 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? देखो साइन बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। जब एंगल ही 0 डिग्री का होगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर हाइपोटेनस कहां से आएगा? तो जब यहां पर हाइपोटेनस से आप 0 डिग्री को डिवाइड करोगे तो वो 0 ही होगा। तो ऐसे आपको स्कूल में बताया गया भाई काउंटिंग लिख लो 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, ऐसे सिखाया गया आपको स्कूल में वैल्यूज को बनाने का तरीका। 0 से भाग करोगे 0 आए, राइट रॉन्ग, और 1 को 4 से करोगे 1/4 रहेगा, इसको करोगे तो ये 1/2 हो जाए, इसको कर नहीं पाओगे ये 1। यहां से जब आप इनका रूट निकालेंगे तो आपको वैल्यूज मिलने लगेंगी। तो जब आप 0 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा आंसर? 0, और इसका निकालोगे तो क्या आएगा? 1/2। इसका निकालोगे तो क्या आएगा? 1/√2। यहाँ √3 और 4 का 2 और यहाँ 1। इसलिए आपको जो चीजें बेसिकली समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो वैल्यूज हैं जो आपने निकाल ली हैं उसमें साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, जहां पर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है। तो साइन के साथ कौन है? कॉस है, राइट। तो साइन और कॉस जब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो साइन की वैल्यू जिस समय 0 होगी तो सेम वैल्यू किस पे दिखनी चाहिए? 90 पर। और जब साइन की वैल्यू 90 होगी तो सेम वैल्यू किस पे दिखनी चाहिए? 0 पर। ऐसी अगर वैल्यू 30 पे कुछ दिखाई दे रही तो कहां दिखेगी? 60 पर। और 60 पे दिख रही है तो कहां दिखाई देगी? 30 पर, ताकि दोनों के एंगल का जोड़ 90 ही रहे। और 45 पे दिख रही है तो क्या बचेगा? 45। ये हो गया आपका साइन और कॉस की वैल्यू को याद करने का तरीका। साइन को कॉस से भाग करते हैं तो क्या आता है? 10 आ जाता है। यानी कि 0 को 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0। जब इसको इससे भाग करोगे तो क्या आएगा? 1/√3। इसको इससे भाग करोगे तो क्या आएगा? 1। इसको इससे भाग करोगे तो क्या आएगा? √3। 0 से कुछ भाग करोगे तो भाग होगा क्या? क्या डिफाइन हो पाएगा आपके पास? ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब 0 वास्तव में 0/1 है, लेकिन जब आप उसका उल्टा करेंगे 1/0 तो कुछ डिफाइन होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। तो ये 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 रहेगा। जब 1 का आप उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, राइट। इसका यहां से उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, इसको करेंगे तो √2 होगा, इसको करेंगे तो 2 होगा। और 0 का फिर उल्टा करोगे तो क्या डिफाइन होगा? नॉट डिफाइन। अच्छा, अब इस 0 का उल्टा करोगे तो क्या होगा? वही नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करोगे तो √3, इसका करोगे तो 1 और इसका करोगे तो 1/√3। अब नॉट डिफाइन इज इक्वल टू किसके बराबर था? नॉट डिफाइन किसके बराबर था बताओ? 1/0 नॉट डिफाइन था। जब आप इसी का उल्टा करोगे नॉट डिफाइन का, इसका मतलब 0/1 हो जाएगा। तो किसके बराबर आएगा? 0। समझ आ गई चीजें? अब जब आपको ये बातें समझ आ जाती हैं तो ये याद रखना होता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री बात करें तो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक है। इसीलिए जो वैल्यू आपको साइन के 0 डिग्री में दिखाई देगी वही वैल्यू आपको कॉस के 90 डिग्री में दिखाई देनी चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर है? नोट करो क्या लिख रहे हो। नमन, टेल मी जिया, इंस्टा चल रहे।
सब जिया के पीछे पड़े हुए और मैं तुम्हारे पीछे, क्या चक्कर है भाई? कौन है जिया? हाँ, इजी वे टू, अच्छा जिया का ध्यान पढ़ने में है और बाकी का सबका ध्यान जिया में। तो चलो इन सबको इग्नोर करना शुरू करते हैं। हाँ मुझे मालूम है भाई, इंडियन वाले बच्चे कह रहे हैं अब हम 12 में। बच्चे पता है क्या है, यूट्यूब ना एक ऐसी क्लास है जिसमें सबके सब ज्यादातर कोशिश ये करने में लग रहे हैं कि उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, उनके व्यूज बढ़ जाएं। उन बच्चों के बारे में जरा सोच के देखो ना, जो कहीं ना कहीं 10th क्लास में जब पहुंचे तो उनका मैथ्स कैसे खराब हुआ। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, समझ आएगी आपको क्यों पढ़ा रहा हूं इतने बेसिक से। आपने नाम सुना था कोविड का, कोविड-19, जिसका प्रभाव 2019 से शुरू होकर लगभग 2022 तक रहा। 23 में चीजें सामान्य होना शुरू हो गई थी, 22 के स्टार्टिंग में भी इफेक्ट था, लेयर 19 में, 20 में भी आई, 21 में भी आई और काफी दिन तक ये प्रभावित करती रही। अब जरा समझना इसका इफेक्ट 22 तक क्यों। आप तो सोच रहे हो सर 22 तक तो नहीं था, पहले ही खत्म हो गई थी चीजें। राइट रॉन्ग? अभी बताता हूं कैसे इफेक्ट पड़ा। देखो कोविड का नाम लिखते ही सब कुछ धुंधला धुंधला होने लगा। कैमरा भी बोल रहा है कि सर ये जो कोविड है ना, इसने सब कुछ ऐसा ही कर दिया था कि लोग को दिख नहीं रहे थे, देखना नहीं चाह रहे थे। चलिए काम करते हैं, 2019 में एक बच्चा पढ़ता था 8th क्लास में और लगभग 2 इयर्स इफेक्ट रहा और वो पहुंच गया 10th क्लास में स्कूल वालों की मेहरबानी से, और 10th में भी वो पास हो गया, स्कूल ना जाकर कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास पढ़ के। अब बताओ कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ 9th क्लास जो रहा और जो 10th क्लास रहा, क्या वो स्ट्रांग हो पाया होगा? क्या वो स्कूल से क्लास अटेंड करके इन बेसिक्स को पढ़ पाया होगा? नहीं। इसलिए अभी आने वाले जो बच्चे कंपटीशन में बैठने वाले हैं उनके सामने बहुत प्रॉब्लम आने वाली है कि वो जब ग्रेजुएट होंगे तो कोविड के टाइम पर वो 10th क्लास में रहे होंगे, अब जो ग्रेजुएट होंगे 9th में या 10th में, और उनका बेस खराब हुआ होगा, जो कि उनके आने वाले फ्यूचर में जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है वो उन्हें कम समझ आने लगी होगी। अब मैं उन बच्चों की मदद करना चाह रहा हूं जो बच्चे इस पीरियड में या तो 10th में थे या फिर 8th में थे। ठीक, तो आप सोचो कि अगर 8th में रहे, 9th 10th में उनका बेस नहीं बना और सीधा पहुंच गए अगली क्लास में 2 साल आगे की क्लास में, तो बेस रहा बिल्कुल बकवास। इस बकवास बेस में उनकी हालत हुई खराब। और आज मेरी ये जिम्मेदारी है। हाय इंडियन, आपका नाम नहीं भाई, मेरा नाम तो दलीप सर है, इंडियन तो आपने लिख रखा था एक स्टूडेंट ने। यस, उस समय सिलेबस भी रिड्यूस हो गए थे। भोला बाबू कह रहा है कटप्पा सर बिग फैन। ओके, थैंक्स सर फॉर गाइडेंस। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप? जो एक दौर गुजरा है, खतरनाक दौर गुजरा है यार 2019 का, इस पीरियड में किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि जो 8th 9th 10th में बच्चे थे उनके भविष्य को हम जो बनाना चाह रहे हैं, किसी को सीडीएस, किसी को सीपीओ, किसी को एनडीए कराना चाह रहे हैं, जाके देखो एनडीए बच्चे क्या कर रहे हैं। 11th 12th का मैथ्स खराब हो गया उनका, क्यों? क्योंकि 9th 10th का स्ट्रांग ही नहीं हुआ, और जब स्ट्रांग नहीं हुआ तो सीधा एनडीए की तैयारी करते रहे, और एनडीए की तैयारी में भाई उन्हें समझ नहीं आ रहा मैथमेटिक्स, क्यों? 11th 12th में स्ट्रांग नहीं हो पाया। तो जो फाउंडेशन खराब हुई 8th 9th 10th की, वो बच्चे 11th 12th में पहुंचकर जब आज वहां से बाहर निकलकर कुछ करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम थोड़ा सा आपको उस बच्चे लेवल पर पढ़ाएं जिससे कि आपको स्ट्रांग कर सके। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आपको समझ आ रहा होगा कि मेरे लिए कितना बोरिंग होगा ये सब आसान आसान चीजों को बताना, बट उसके लिए कितना ईजी हो गया होगा जो सही में सोच रहा होगा यार कोई तो सिखा दो यार। जिसको देखो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बेल दबाओ, राइट रॉन्ग, वीडियो को शेयर करो, और ये और फलाना और ढिमका, ये सब नहीं करवाना मुझे आपसे। मुझसे बस आपको एक काम करवाना है, आपका सिलेक्शन एक बार हो जाए फिर आपको समझ आएगा यार। सब्सक्राइब तो आप अपने खानदान और दोस्तों को करवाने लगोगे। मेरा नाम पूछ रहा है बच्चा, दलीप सर बेटा, राइट। वर्तिका तिवारी सहमत है मेरी बात से, सही कह रहे हो सर आप, राइट। चलो अब आपको मेरी बात समझ आई तो मैं आपको धीरे धीरे सारे बेसिक्स बता रहा हूं। ये जो आप
9th 11th 12th स्टूडेंट में जो मैथ्स पढ़े बच्चे होते हैं ना, मैंने बड़े बच्चे देखे हैं बीएससी करने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पता ही नहीं होता, और याद करके बैठे होते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होना चाहिए, ऐसे दिमाग पे जोर डाल रहे होते हैं जैसे कोई हिस्ट्री याद कर रहे हो। अरे टेक्निक सीखो ना दिलीप सर से, आप कभी भूलोगे ही नहीं, और ना आपको याद करना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है। ये सब चीजें ऑटो रन पे आपको समझ आएगी। अभी मैंने आपको बताया कि आपने जो डिग्रीज देखी उनमें कुछ डिग्रियां थी आपके पास, जैसे 45 डिग्री थी और 30 डिग्री थी। ये दोनों डिग्री आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? इन्हें जोड़ के और घटा के देखोगे तो आपको कुछ और डिग्रियां दिखाई देने लगेंगी, और वो डिग्री हो जाएंगी जोड़ने से 75 डिग्री और 15 डिग्री। तो क्या साइन 75 डिग्री के लिए भी कोई हमें अलग से राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके सीखना चाहिए, या कोई और तरीका भी सीख सकते हैं? तो बच्चे जब 75 डिग्री पे पहुंचोगे और 15 डिग्री पहुंचोगे तो कुछ सवाल आपके सीडीएस लेवल पर टफ दिखाई देने लगेंगे, जहां 75 और 15 डिग्री की वैल्यू आपको याद नहीं होगी, वो आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा। कमेंट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, देखें क्या लिख रहे हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भाई आपने एक बार जय हिंद लिखा, मेरे लिए हो गया जय हिंद, ठीक है। हाँ, अब इंडियन कह रहा है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये वाली बातें ही बताऊंगा, अभी बहुत टाइम है मेरे पास आज की क्लास में। बेसिक ही तो कराना है आपको, इतने बढ़िया बेसिक्स करा दूंगा, आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो चलो इसके लिए मैं आपको याद करवाता हूं कुछ तरीका आसान सा। वैसे ये मैथमेटिक्स में नहीं है, ये आपको याद कराने के लिए मैं दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक सोशल और एक कंफ्यूज। ये सोशल और कंफ्यूज वर्ड से मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं वो फॉर्मूले जो कई बार मैथमेटिक्स के पूरे नॉलेज और बेसिक्स के बाद भी कुछ बच्चों को याद नहीं होते, वो कंफ्यूज होते हैं। चलिए हम एक ग्रुप लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का। कौन कौन? पहले लेते हैं साइन को और कॉस को। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। कौन है ये? पूरक। जैसे इंदु और दलीप एक दूसरे के पूरक है, मतलब मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक साथ क्यों रह रहे हैं पिछले 21-22 सालों से? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कभी मैं उनकी बात आगे रखता हूं तो कभी वो मेरी बात आगे रखती है। तो ऐसे करते हैं कि कभी साइन आगे तो कॉस पीछे, कभी कॉस आगे तो साइन पीछे, ऐसे आपको याद करा रहा हूं। ठीक, टेक्निकल तरीका तो कुछ और है जो मैथमेटिकल रीजन है, याद लंबे समय तक कैसे रह जाए। आप अगर इन दोनों को ए और बी समझें तो इन्हें जोड़कर ही बन पाएगा 75 और घटा के बन पाएगा 15। तो हम ए प्लस बी अगर करें तो ए के बाद बी आता है, हमें मालूम है, इसलिए ए के बाद बी ही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। जानते हो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी का। आराम से याद हो जाएगा आपको। साइन ए प्लस बी बराबर था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही दूसरी तरफ अगर आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो एस एस मतलब सोशल, सोशल मतलब कभी आप आगे कभी मैं आगे, इस तरीके से आपको टेक्निक दे रहा हूं याद करने की। थ्योरीज में जाऊंगा तो फिर पूरा फॉर्मूला डेरिवेट करूंगा, टाइम लग जाएगा समझाने में, तो आराम से याद कराता हूं। ये पूरा का पूरा ऐसे, कभी साइन आगे तो कभी कॉस पीछे, कभी कॉस आगे तो साइन पीछे, ऐसे समझो। माइनस है तो माइनस ही है, कोई टेंशन नहीं है। ए बी है तो ए बी ही तो है। फॉर्मूला लिखने का तरीका समझा रहा हूं, आराम से याद हो गया। अब सोचो कि आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू को 45 और 30 डालो, 75 डिग्री तैयार। 15 डिग्री चाहिए तो यहाँ ए और बी में 45 और 15 डालो, आपका 15 डिग्री का आंसर बाहर आ जाएगा। ये आपका तरीका होगा। अब अगर कहते हैं सर कॉस का फॉर्मूला बनाते हैं, कॉस, कॉस मतलब कंफ्यूज। अगर ए प्लस बी में जब दो रिलेशन आपस में कंफ्यूज होते हैं तो क्या होता है? डिवोर्स हो जाता है, अलग रहते हैं। यानी कि अगर सारे कॉस कंफ्यूज हो जाएं, सारी साइन से जो कि उनका जोड़ा है, तो क्या होगा? साइन सारी अलग हो जाएंगी, कॉस सारे अलग हो जाएंगे। तो कॉस कंफ्यूज होने की वजह से, कंफ्यूज का मतलब यहां प्लस है तो यहां माइनस लिख रहे हैं,
ये मेरे अपने तरीके हैं सोचने के, आपको आराम से याद कराने के लिए। और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख रहे हैं, कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज है तो सारे सेपरेट हो गए, कॉस सब कंफ्यूज हो गए, तो कॉस कॉस एक तरफ हो गए और उनके बीच में लड़ाई हो गई, सारी साइन एक तरफ हो गई, कॉस एक तरफ हो गए और साइन एक तरफ हो गई। हमें ना रहना तुम्हारे साथ, तुम तो अपनी चलाते हो, राइट, प्लस हो तो माइनस बोलते हो, माइनस हो तो प्लस बोलते हो, इसलिए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ए बी को ए बी रहने देना, कंफ्यूज मत होना, ए के बाद बी ही आता है। वो बात और है कि ए बी पढ़ते पढ़ते उल्टा हो जाता है भविष्य में जब हम बी ए करते हैं, यस और नो, तो बीए करते हैं लेकिन ए बी से शुरू करते हैं, तो ए बी याद रखो, तो क्योंकि बीए करने से पहले ही आ जाता है साइन और कॉस आपके पास। तो समझ लीजिए ये 4 फॉर्मूले आपको याद हो गए कि अगर आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी की वैल्यूज याद करनी है तो कैसे याद कर सकते हैं, सोशल लोग साइन और कॉस, साइन आगे कॉस पीछे, कॉस आगे साइन पीछे, ऐसे करके, और जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉस कॉस मतलब कंफ्यूज करके याद कर लीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कंफ्यूजन से हो जाती है, डिवोर्स सब रहते हैं सेपरेट, कॉस एक तरफ साइन एक तरफ, और एस एस मतलब सोशल, कोई अलग नहीं होता, साइन कॉस आगे पीछे होके साथ रहते हैं। ये बात ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखो अपने मन में जरा थोड़ी सी थ्योरी को, इस स्टोरी को डालो और ये बताने की कोशिश करो कि आपको फॉर्मूला याद है साइन ए प्लस बी का, तो आपको कैसा साइन ए प्लस बी का मतलब सोशल, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, पहली बात, ए बी ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस समझना ये है कि साथ रहने के लिए कभी हम आगे कभी आप आगे। अब साइन का फॉर्मूला है, साइन से शुरू करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सिंपल हो गया। कॉस ए कॉस बी को भी याद करोगे तो कंफ्यूज याद रखो, कॉस ए प्लस बी मतलब ए प्लस है ना तो माइनस, और कंफ्यूज मतलब डिवोर्स मतलब सेपरेट, सारे कोस एक तरफ, तो कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करने के लिए माइनस है तो प्लस, कंफ्यूजन याद रखो, कंफ्यूजन मतलब कॉस याद रखो, सारे कॉस इकट्ठा कर दो, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। कैसी लगी आपको ये ट्रिक याद करने के लिए? बहुत बढ़िया रहेगी उन लोगों के लिए। अच्छा, इंडियन लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बट जो टेक्निक मैं बता रहा हूं उससे उनको भी याद हो जाएगा बच्चे, ठीक है वर्तिका जी, आपको भी याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा, सब सीख जाएंगे। जिया फाइन, मजा आया? यस। अभी इनसे आगे जाके मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, जो मेरी इस क्लास को अटेंड करेगा वही बहुत सारी चीजें कर पाएगा। यहां से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कहां पहुंच चुके हैं हम और कहां तक जाना है हमें। साइन ए प्लस बी की वैल्यू से हम साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले को कैसे देख सकते हैं। आइए यहां पर हम साइन की ए प्लस बी से साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा को कैसे डेरिवेट कर लेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा टारगेट है ये जानना कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सोच के देखो, 1.5 घंटे पहले हम मिले हैं और अब मैं आपको कहां तक ले जा रहा हूं फॉर्मूलों में, एक एक बात समझाने के लिए। यस और नो जी? कौन किसके घर जाएगा बच्चे? अगर बेरोजगार हुए तो कहीं नहीं जा पाओगे, इसलिए पढ़ लो। साइन 2 थीटा में समझो कि ये हमारे पास थीटा प्लस थीटा ही 2 थीटा बनता है। इसे बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए साइन ए मतलब थीटा, कॉस बी मतलब थीटा, प्लस कॉस ए मतलब थीटा, साइन बी मतलब थीटा, यही तो है। जहां ए बी लिख रहा था वहां उसकी जगह थीटा थीटा आएगा तो क्या बनेगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों चीजें सेम ही तो है, इसलिए बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप कह सकते हैं कि आपको समझ आया कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अर्थात ये कह सकते हो कि जितना भी थीटा यहाँ लिखा है उसका हाफ हाफ यहाँ इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर आप साइन थीटा को लिखना चाहें तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कह सकते हो। क्लियर है? इससे आप इसको समझ सकते हो। ये बात समझ आई? ठीक है। अब अगर कहें सर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा? कॉस थीटा पे चलते हैं, तो कॉस
ए प्लस बी से समझाऊंगा आपको। क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही था ना। अगर मैं इन दोनों को थीटा थीटा कर दूं तब तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ना कॉस थीटा का। तो कॉस 2 थीटा मेरा कैसे बनेगा? यहां हो गया कॉस ए की जगह कॉस थीटा, यहां भी आ जाएगा कॉस थीटा, यहां आ जाएगा साइन थीटा, और यहां भी आ जाएगा साइन थीटा। बन क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कैसे? अगर कॉस की टर्म में दिखाना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बताया था, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी तरफ अगर आप इसी फॉर्मूले को साइन की टर्म में दिखाना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका बना, जिसमें आप कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हैं 3 तरीके से अपने cos 2 थीटा के फॉर्मूले को इस रूप में। तो cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपको और आगे समझ आने लगा होगा। बढ़िया लग रहा है? ठीक, शाबाश इंडियन, तुम्हें फॉर्मूले याद हैं और अब विद रीजन आप समझ रहे हो। और भी आगे बताऊंगा बेटे मैं, वेट 10 की फॉर्म में कैसे बनता है, सबकी फॉर्म में बताऊंगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट धीरे धीरे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा समझ आने लगेगा। तो यहां से आपको साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले के बारे में पता लगा। अब जब मैं ये फॉर्मूले सवालों में इस्तेमाल करूंगा तो आप मुझसे शिकायत बिल्कुल नहीं करोगे। आप कहोगे सर आपने एक एक चीज खोल खोल के समझाई है, कैसे बनी है। हम साइन 3 थीटा की बात करेंगे आज की क्लास। शुरू में ऐसा लग रहा था सर आप हमें ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं। जाहिर सी बात है मैं 10th क्लास के उस बच्चे को उठा के ला रहा हूँ जिसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आती। इस क्लास को अगर वो कमजोर भी है तो 2 बार भी रिकॉर्ड देख लेगा, यूट्यूब पे तो अवेलेबल होगी ही, तो आपका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट एक जैसा हो जाएगा। आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो वो आपके जैसा हो जाएगा और फिर आएगा मजा उन बच्चों को तैयार करने में जिनको लगता है उन्हें कोई तैयार नहीं कर पा रहा था। अभी अभी किसी एक बच्चे ने लिखा बस इंडियन हमें पता है तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन जिसने ये लिखा है हम उसको भी वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा कि इंडियन है। यस और नो? तो मेरी जो कोशिश है वो उन बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने की है जो अब तक शिकायत कर रहे हैं कि हमें याद नहीं होता। राइट और नो? तो तुम्हें भी याद होगा और उनको भी याद होगा। बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यस सर यू आर ग्रेट, थैंक यू वर्तिका। चलो और आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो आप रटते हैं उसे कैसे देखें। देखिए 3 थीटा के लिए आपके पास हो सकता है 2 थीटा प्लस थीटा। अगर यहां इस स्थिति को देखा जाए तो आप कहेंगे साइन ए मतलब 2 थीटा इंटू कॉस बी यानी कि थीटा प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 2 थीटा साइन बी यानी कि साइन थीटा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की फॉर्म में मैंने इसे लिखा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बनाने के लिए? साइन 3 थीटा बनाने के लिए। तो मुझे समझना है कि मेरा साइन का फॉर्मूला साइन की ही फॉर्म में दिखाई दे, किसी और फॉर्म में ना दिखाई दे। देखो कुछ बच्चों के दिमाग पर धुंधला आने लग गया होगा क्योंकि अब उनका मैथ्स वीक है, तो उनको ऐसा लग रहा होगा जैसे सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बट थोड़ी देर बाद पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे ये धुंधला आपको लग रहा है वैसा ये नहीं रहेगा, एक एक बात आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपने अभी सीखा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था ना अभी, एक रीजन के साथ सीखो तो सही। तो साइन 2 थीटा की जगह पर इस वैल्यू को लिख दीजिए, यहां है ना, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये है ही कॉस थीटा। ठीक है जी। अच्छा, कॉस 2 थीटा आपने क्या पढ़ा था साइन की टर्म में, वो भी देख लो। वो था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो आप इसको cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई हो गया इससे साइन थीटा। अब सब कुछ लगभग लगभग साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि साइन का फॉर्मूला बनाना है। तो पहले देखते हैं ये क्या है, ये है 2 साइन थीटा और ये cos से cos मल्टीप्लाई होकर हो गया cos स्क्वायर थीटा। साइन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन क्यूब थीटा। cos स्क्वायर थीटा को साइन में कैसे लेके आए, आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहां पर इस cos की जगह पर पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर खोल लेंगे। कोई चीज रेक्टिफिकेशन थोड़ी ना है, बस आपको किसी ने बताई नहीं इसलिए आप परेशान हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन थीटा आएगा, इसको इससे करोगे तो 2 साइन क्यूब थीटा आएगा, भाई 2 पावर और 1 पावर, प्लस साइन थीटा आएगा, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा आएगा। और देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये और ये जुड़कर 3 साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि इनकी पावर सेम है, और ये जुड़कर हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अब तक तो इंडियन ने लिख दिया होगा, हम देखते हैं क्या लिखा क्या। बट किसी से बताऊं ना, ओके क्या लिख रहे हो यार आपस में। जय हिंद सर, मैं क्वेश्चंस के टाइम आऊंगी, मम्मी बुला रही है। ओके, मैं तो सोचता इंडियन बच्चा बेटा है, ये तो हमारी बेटी है। ठीक, हेलो एवरीवन, बस हेलो हेलो करते रहो, यहाँ भी हेलो कर लो। स्क्रीन ब्लर नहीं हो रही है, वो मैं करता हूँ जानबूझ के ताकि आपको लगे कि यार जैसे ही कोई फार्मूला सर ने पूछा तो हमारे लिए सब ब्लर हो गया, हमें पता नहीं है। बट विद रीजन बता रहा हूँ तो पता अपने आप लगेगा। साइन 3 थीटा का नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा ना और फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, तब तक ये वीडियो 1 से 2 बार जरूर देख लेना, हर चीज आपको समझ आ जाएगी कि बेसिक्स में कहाँ पहुंच चुके हो आप। ठीक, अभी है मेरे पास 25 मिनट, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अब आते हैं जी साइन के बाद कॉस 3 थीटा क्या होता है। जब आपको cos 3 थीटा के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो यहां भी 2 थीटा प्लस थीटा के साथ ही चलते हैं, तभी तो बनेगा cos 3 थीटा। तो यहां हमें अप्लाई करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, cos a प्लस बी का। क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन। बताया था ना, cos मतलब कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब प्लस है तो माइनस, सारे cos एक तरफ सारे साइन एक तरफ। अब अगर मैं यहां लिखूं cos 2 थीटा प्लस थीटा, तो आप कहोगे cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos की टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ टेंशन लेनी नहीं है, खोलो इसे, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 2 cos थीटा इंटू साइन से साइन होके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अभी लिखूंगा। यहां लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओपन करो, 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा। अब देखो cos क्यूब और cos क्यूब, 2 cos क्यूब से 2 cos क्यूब जुड़ गया तो 4 cos क्यूब थीटा होगा, ये इसमें जुड़ गया तो माइनस 3 cos थीटा होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, राइट।
कैसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर, कैसे बताने हैं आपको, मैं बताऊंगा ना आपको सवालों के साथ, सीखो तो सही। सर आप बहुत झकास पढ़ाते हो, एकदम लल्लन टॉप, थैंक यू बेटे। मैं कह रहा हूं आपको, आपकी शिकायतें दूर कर दूंगा, एक बार सीखना तो शुरू करो। ये बेस भी बन गया। क्वेश्चन के टाइम पर आना भी जरूरी है और बेसिक्स के साथ रहना भी जरूरी है, वरना क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा, वैल्यूज लगाऊंगा, आंसर बाहर आ जाएगा और आप परेशान होंगे। जैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए कि मेरे को ये क्वेश्चन करना है सॉल्व, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी समझाता हूं आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आने से क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और फर्ज कर लो मैंने ये आपको नहीं बता रखा, आपको नहीं पता, आप सीधा क्लास में आ गए क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ निकालनी है 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री। बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 20 डिग्री की वैल्यू आपने कभी स्कूल में सुनी नहीं। ये एक फॉर्म है जिस फॉर्म के अंदर cos का फॉर्मूला दिखाई देता है। जिस बच्चे ने एक बेसिक फॉर्म नहीं पढ़ा होगा उसे तो लगेगा यार 20 डिग्री की वैल्यू कहां से पुट करूं भाई, तो फिर समझ आएगा कि सर ये तो cos 3 थीटा बन गया, 3 इंटू 20 डिग्री बन गया, जिससे ये cos 60 डिग्री बन गया, और cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री के बराबर होता है। अब जो पता हो वो बता दो, आंसर 1/2। ये आंसर 1/2 निकालने वाला केवल वही बच्चा जल्दी निकाल पाएगा जिसने ये थ्योरीज मुझसे पढ़ी होंगी। यस और नो? या फिर मैं कहूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, 3 sin 15 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 15 डिग्री। अब ये वाला आंसर निकालने के लिए जिसको पता है कि ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो वो sin 3 इंटू में 15 डिग्री करके इसे sin 45 बोलेगा, और sin 45 डिग्री की वैल्यू वो 1/√2 लिख पाएगा। लेकिन ये सब चीज बच्चे क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगी, और क्वेश्चन से पहले आपका क्या क्लियर होना जरूरी है, यार ये किस तरह का क्वेश्चन है, 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद भी नहीं होती है। यस और नो? इसलिए जरूरी है। इसलिए अगर ठीक है, अगर अभी भी आप लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो कोई इशू नहीं है, आपको करना क्या है, आपने वापस आना है और 2 घंटे बैठकर इस बेसिक क्लास को स्टडी करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन आसान क्यों लग रहे हैं, और आप खुद बताएंगे। ये तो हरी मेरी बात समझ में? ठीक, क्लियर है? ओके सर, ठीक, चलो बढ़िया। बेस जरूर पढ़ना, चाहे थोड़ी देर बाद आप वीडियो देख लेना, चाहे किसी के साथ बैठ के समझ लेना जिसको आता हो समझ में मैथमेटिक्स। और आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है? बेस ही बनाऊंगा आज मैं कोई सवाल थोड़ा सिखाने वाला हूं। सवाल जब सिखाऊंगा तब बोलूंगा आपको, पहला लेक्चर जाके देखिए, 2 घंटे लगाइए उसमें, फिर आपको पता लगेगा सवाल जल्दी कैसे निकल रहे हैं। अब देखो, जब साइन ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है, तो साइन अपॉन कॉस क्या पढ़ा था हमने आज? हमने पढ़ा था आज कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से ही भाग करूंगा तभी तो बन पाएगा ना मेरा टेन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी तो हमें पता है, कॉस ए प्लस बी पता है, लेकिन टेन ए प्लस बी नहीं पता। नहीं पता तो क्या करें, मैं बताता हूं आपको। यहां टेन ए प्लस बी को जानने के लिए आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही है ना। अब या तो टेन ए प्लस बी को ऐसे लिख लो, और अगर टेन की ही फॉर्म में लिखना हो तो क्या करें सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहां 10 की फॉर्म बनाने के लिए क्या मेहनत करें ताकि यहां 10a बन जाए, तो इसके नीचे cos आना चाहिए। तो cos a cos b से भाग कर देते हैं। किसको? इसको हम भाग करते हैं cos a cos b से। किसको? ऊपर भी और नीचे भी, दोनों में भाग करेंगे। ठीक है, cos a cos b से ऊपर भी भाग करेंगे और नीचे भी, मतलब इसको भी करो और इसको भी करो। देखो ना एक बार करके तो देखो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो साइन ए कॉस बी के नीचे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, फिर यहां कॉस ए साइन बी के नीचे आ जाएगा
कॉस ए कॉस बी। फिर नीचे आप पहुंचेंगे यहां कॉस ए कॉस बी के नीचे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है बच्चे, सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। माइनस साइन ए साइन बी के नीचे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब देखें जरा सर आपने क्या कर दिया है, क्या लिख दिया है भाई, हर स्टेप के नीचे मैंने कॉस ए कॉस बी लिख दिया। तो यहां से कॉस बी से कॉस बी कट गया, यहां कुछ कटा नहीं, कोई बात नहीं, यहां से तो ये पूरा ही कट गया, राइट। यहां क्या हुआ, साइन ए अपॉन कॉस ए बन गया टेन ए। कुछ यहां कटा है क्या, ध्यान से देखो, ये कट गया। तो साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन गया, टेन बी। सर यहां से तो सारा ही कट गया, साइन ए अपॉन कॉस ए बना टेन ए और ये बना टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन ए एंड टेन बी इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। देख लो, ठीक है क्या, बोलो सही है, नोट करो। दीक्षित मिश्रा जी, कैसी लग रही है क्लास? इंडियन, आपको फॉर्मूले पहले से याद है बेटा, या आपको किसी ने ऐसे ही समझाए थे जैसे मैं समझा रहा हूं? बेटा थीटा और ए जब हम एंगल के प्लेस पे लिखते हैं तो कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जिस वर्टिकल पॉइंट पर ए है, अगर वहां थीटा आपने लिख दिया है तो ए से भी चल सकते हो और थीटा से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मजा आ रहा है? तो एक बार जो इतनी देर से आप पढ़ रहे हो मुझसे, पौने 2 घंटे हो गए, थोड़ी देर की क्लास और बची है 15 मिनट की, क्या रिमार्क्स हैं आपके, कैसा लगा आपको आज की क्लास में? जीरो से शुरू किया मैंने और आपको कितनी दूर लेके आ चुका हूं, आप कितने खुश हैं, एक बार जाहिर तो कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको यहां से याद करा देता हूं कि अगर आपको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करना है तो साइन ए माइनस बी का ऊपर माइनस आ जाएगा बीच में, तो उससे बनेगा टेन ए माइनस टेन बी और नीचे की स्थिति इसके रिवर्स हो जाएगी, वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ऊपर प्लस माइनस आपको समझ आया होगा, साइन का प्लस है और कॉस का माइनस है, ऐसे ही माइनस आ गया तो ऊपर साइन का माइनस है, नीचे कॉस का प्लस है, क्योंकि रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है। रिमार्क्स लिखिए, मेरे को भी लगे कि आपको इस तरह के बेसिक से कितनी हेल्प मिली है। मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। इंडियन क्लास एकदम झकास है, इंडियन लिख रहे हैं, यस सर बहुत बढ़िया है। ओके, आपके इस बढ़िया लिखने का मतलब आपको समय बताता हूँ। शुरू के आधे घंटे में उन लोगों को तो बढ़िया बिल्कुल नहीं लग रहा होगा जिनको ट्रिगोनोमेट्री आती है, वो सोच रहे होंगे सर क्या बोर कर रहे हो यार ये छोटी छोटी बातें बताकर। बट आप सोच के देखो कि सिर्फ पौने 2 घंटे के अंदर हम कहां से कहां आ चुके हैं, जबकि कई बार हम 4-4 5-5 क्लासेस भी अटेंड कर लेते हैं तो यहां तक नहीं पहुंचते, लगे रहते हैं छोटे छोटे सवालों में। हर छोटे और बड़े सवाल का जवाब देने के लिए वो हर छोटी छोटी बात जो ट्रिग्नोमेट्री में अचानक एग्जामिनर को एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें पता हो, और टीचर पढ़ाते समय ये मान लेता है कि आप जानते होंगे और फार्मूले डायरेक्ट लगाने लगता है, तो कितनी दुविधाएं पैदा होती हैं आपको चीजों को याद करने में, समझने में। आप समझ रहे हो ना मेरी बात का मतलब? तो मैं आपसे साफ बता रहा हूं आपको, किसी और से नहीं, खुद से पूछो कि कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। ये तो क्लास में आपको समझ आ ही गया होगा, राइट हो रहा हूं? तो अब और आगे चलो। यस, बहुत बता दिया सर। अरे कहां बताया है, होमवर्क दे रहा हूं आपको, आपने अपनी कॉपी में बनाना है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी की हेल्प से बनेगा, जिसे आप लिखते समय यहां पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की स्थिति में सॉल्व करेंगे, तब आप बनाएंगे। कोशिश करना कुछ ऐसा कि कॉट का फॉर्मूला कॉट में ही दिखाई दे, कॉट ए कॉट बी की टर्म में दिखाई दे, तो आपका फॉर्मूला। इससे आगे क्या होगा ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही आपको बनाना है फॉर्मूला
कॉट ए माइनस बी का, जो कि बनेगा कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी की हेल्प से। यहां यस, जब आप इसे बनाएंगे तो आप लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको तोड़ मरोड़ के जो मेहनत करके आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कितना जानने लगे हो। यस और नो। अब आपने पढ़ लिया है क्या, tan a प्लस बी, जो कि है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या बनना चाहिए, थीटा का मतलब हो गया थीटा प्लस थीटा, और a और b दोनों में आ गया थीटा, तो यहां लिखोगे आप tan थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि b भी तो थीटा ही हो गया, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। यहां आप इसे लिखोगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इसे tan 2a का फॉर्मूला बोलोगे तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। इसी तरीके से आपके कई और कंसेप्ट्स जो आपने सीखने हैं, समझने हैं, उसके लिए आप तैयार रहें। मैं आपके साथ तैयार हूं आपको ये बताने के लिए कि आपकी क्लास नंबर 1 होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेंसुरेशन के साथ आपके सीडीएस के पेपर में, एसएससी के पेपर में। इसलिए समझो मेरी बात कि एग्जाम निकालना है तो कितने हद तक पढ़ना है, राइट और रॉन्ग, उस लेवल तक पढ़ना है जिसमें आप साफ कह सको कि मुझे पता है भैया, वो जो पूछेगा ना वो सब पता है मुझे। पूछने दे, एक बार ढंग से प्रैक्टिस करके जाऊंगा मैं सर के साथ, सर कराएंगे हमारी प्रैक्टिस, राइट और रॉन्ग। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। इंटेलिजेंट तो मैं आपको बना ही दूंगा। जो एनडीए के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं उनको तो ये सब फॉर्मूले याद होते हैं, लेकिन भैया कुछ लोग एनडीए में कुछ नहीं कर पाते, फिर वो सीडीएस की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ वहां पर ये नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर आते हैं कि कोई सिखा दे भाई, थोड़ा कम सिखा के ही अच्छा बना दे, तो डिफेंस की नौकरी तो यहाँ से भी निकाली जा सकती है, राइट। एनडीए नहीं तो क्या हुआ, सीडीएस तो ले लेंगे। चलो ये बातें समझ आई। तो आज की इस क्लास में जो आपने पढ़ा है वो खूब पढ़ लिया है। अब तो अगर मैं रिवाइज करने लगा तो फिर आधा घंटा लग जाएगा कि क्या क्या आपने सीखा है। आज की क्लास के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स की बात करने लगते हैं तो आपके कुछ एंगल पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव होते हैं। यहां आप घूमने लगेंगे ऐसे राउंड 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 राउंड, और कहीं ना कहीं आप महसूस करने लगेंगे कि आपका एक सर्कल पूरा हुआ, दूसरा सर्कल पूरा हुआ, तीसरा सर्कल पूरा हुआ, चौथा सर्कल पूरा हुआ, और राउंड राउंड ये घूमता रहा, जिसमें आपके क्वाड्रेंट्स आपको दिखाई देने लगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यदि जानना चाहते हो कि इन क्वाड्रेंट्स में अलग अलग एंगल पर उनकी वैल्यू, उनकी हेल्प से जो आप पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, उनकी सहायता से और वो एंगल जो